चल पर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट सामने आ रही है, इसकी जानकारी के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है। जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लोगों को लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर उसने कानून वापस करके फिर से अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसको लेकर टिकैत ने खुला चैलेंज देते हुए योगी आदित्यनाथ को मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ने की दी है खुली चुनौती। इसी बीच आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समाज से आने वाले विधायक ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। इसी बीच चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों लाल टोपी पर योगी आदित्यनाथ के दिए गए बयान पर खुद सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव उतरे मैदान में, जोरदार तरीके से नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। बताएंगे आपको क्या कुछ कहा है सपा के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने। और इसी बीच चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों बैंक यूनियन फिर से करने जा रहा है बड़ा हड़ताल। इसको लेकर क्या अपडेट है, सरकार के खिलाफ आखिर क्यों हड़ताल किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के नतीजे किस तरीके के होंगे, जनता किसके समर्थन में है, ये सवाल हमने लोगों से पूछा। 11,000 लोगों ने इस पर अपना वोट किया है, कौन किसके समर्थन में, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। वहीं चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने दिया विवादित बयान, 80% और 20% की लड़ाई बता दी है, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन में मामला दर्ज कराया गया है। इसी के साथ में दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार को अखिलेश यादव से ऊपर दिखाने की कोशिश में संबित पात्रा ने कर दी इतनी बड़ी गलती कि बीजेपी का कार्यालय जिसकी झरझर स्थिति थी, उसके तस्वीर को सपा सरकार में बनाए गए स्कूल के तौर पर दिखाया गया है। बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट, जहां पर जमकर किरकिरी हो रही है संबित पात्रा की। एक एक कर चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी उत्तर प्रदेश के अंदर जोरदार तरीके से साइकिल की रफ्तार चलते हुए देखते हैं और 200 के पार की स्पीड से चल रही है साइकिल, इसी के साथ में बदलाव परिवर्तन की जोरदार लहर उत्तर प्रदेश में बह रही है, अगर आप भी इस बात का करते हैं समर्थन, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि अभी की स्थिति में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा के अंदर किस किस की सरकार किस तरीके से बन रही है। आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव से चंद महीने पहले किसानों का आंदोलन वापस कराने के लिए जो तीनों काले कानून वापस लिए थे, उसके बाद बीजेपी के लोगों को लगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों का समर्थन एक बार फिर से बीजेपी को मिल गया है। हालांकि दोस्तों टिकैत ने इस पूरे मामले को लेकर खुलासा करते हुए कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि बीजेपी के लोग खुद योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर जिले में आकर चुनाव लड़के दिखाए। मैं इस बात की पूरी तरीके से चैलेंज और चुनौती देता हूं। आपको बता दें दोस्तों कि एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर के नाम पर ये लोग वोट मांग रहे हैं, जबकि इनको सबसे पहले स्कूल अस्पताल के नाम पर वोट मांगना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने पार्टी फंड से क्या मंदिर बना रही है, इस सवाल उनको बताना चाहिए। मंदिर तो गांव गांव में है, क्या जनता को उन्हें ये जवाब नहीं देना चाहिए कि स्कूल और अस्पताल उन्होंने कितने बनाए हैं। मंदिर तो लोगों के गांव गांव घर घर में है, तो बीजेपी के लोग क्यों मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ये सवाल उनकी तरफ से खड़ा किया गया है। दोस्तों मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया गया है, देखते हैं योगी आदित्यनाथ इसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो यूपी से लेकर गोवा तक भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक राज्यों के अंदर लगातार झटके लगे हैं। आपको बता दें कि अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं की सक्रियता और बढ़ गई है। इस दौरान नेताओं के दल बदलने का दौर भी शुरू हो गया है, लिहाजा सोमवार को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी को 2 झटके लगे हैं। यूपी से लेकर गोवा तक विधायकों ने पार्टी को गुड बाय कह दिया है। चुनाव से ठीक पहले हो रही ऐसी राजनीतिक घटनाओं ने सियासी पारा और गर्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव से पहले बदायूं जिले के बिलसी से बीजेपी के विधायक राधा कृष्ण शर्मा, जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, उन्होंने अपनी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी से अलविदा कह दिया है। वह सोमवार को समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी विधायक का सपोर्ट करती है। और इससे पहले दोस्तों सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जो दावा किया था कि कई सारे बड़े बड़े नेता हैं जो उनके संपर्क में है, चाहे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दयाशंकर सिंह सभी समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, तो क्या आने वाले दिनों के अंदर यानी कुछ ही दिनों के अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है राज्य के अंदर जो बीजेपी को अचानक से झटका देगा, कुछ ऐसा ही समझ में आता है। क्योंकि दोस्तों एक के बाद एक बड़े नेता, खासकर भारतीय जनता पार्टी का तथाकथित तौर पर मजबूत वोट बैंक बताए जाने वाले ब्राह्मण समाज के लोगों ने इस तरीके से ब्राह्मण समुदाय से आने वाले विधायक ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, जो अपने आप में ये संकेत देता है कि ब्राह्मणों में भी बीजेपी को लेकर नाराजगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और अपडेट की माने तो गोवा में भी दोस्तों राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई, जब बीजेपी के विधायक माइकल लोबो ने अपनी पार्टी छोड़कर और अपने राज्य कैबिनेट के मंत्री पद को छोड़ते हुए इस्तीफा दे दिया। और इसी के साथ में अब तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यानी गोवा के अंदर भी ये बीजेपी के लिए बुरी खबर सामने आई। इसी के साथ में लाल टोपी पर निशाना साधा तो खुद मैदान में उतरे सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर लिया है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और एक बार फिर से सोमवार को अचानक वो पार्टी कार्यालय में पहुंचे, नेताओं और कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। और इस दौरान दोस्तों जिस पार्टी को उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया, जिस पार्टी का रंग लाल उन्होंने चुना था, उस पर प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए बयान पर उन्होंने तीखी आलोचना की है और नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा है। मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री का बिना नाम लिए लाल टोपी पर दिए गए उनके बयान
बयान पर चुटकी ली है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता लाल टोपी से परेशान हो गए। वह कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की लाल टोपी खतरनाक है। मुलायम सिंह ने कार्यकर्ताओं में जोश जगाते हुए कहा कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कुछ दिन पहले गोरखपुर में नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी को लेकर जो निशाना साधा था, उस पर अब मुलायम सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता लाल टोपी देखकर परेशान हो गए हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा है कि आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वैसा ही करते रहिए। यानी अपने सबसे बड़े नेता के उसे अपनी तारीफ सुनने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जोरदार जोश देखने को मिला और सभी ने मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। और खुले तौर पर दोस्तों मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी को लेकर जो निशाना साधा है, अब कहीं न कहीं बीजेपी के लोग भी समझ गए हैं कि मुलायम सिंह यादव भी चुनाव प्रचार में सक्रिय होंगे। अखिलेश यादव पहले से ही पार्टी को लगातार आगे की तरफ लीड कर रहे हैं और दूसरी ओर अब समर्थन मिला है खुद मुलायम सिंह यादव को। और आने वाले दिनों के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव और भी नजर आएंगे। इसी बीच आपको बता दें कि बैंक यूनियन ने स्ट्राइक का ऐलान किया है। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार की थोक में सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन की जो स्कीम है, उसके खिलाफ एक बार फिर से बैंक कर्मचारी करेंगे बहुत बड़ा विरोध। आपको बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में देश भर के बैंक फिर से हड़ताल पर जाने वाले हैं। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की केंद्रीय कमेटी ने इस हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया है। देश की सरकारी बैंकों के कर्मचारी 23 तारीख और 24 फरवरी दोनों दिन दोस्तों हड़ताल करने वाले हैं। बैंकों को प्राइवेटाइजेशन के विरोध में ये बैंक हड़ताल की जाएगी। आपको बता दें कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर लगातार बैंक कर्मचारी विरोध जाहिर कर रहे हैं। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को बजट पेश करने के लिए समय मांगा है और ऐसे में बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का भी ऐलान कर दिया गया है। तो ऐसे में सरकार के ऐलान से पहले ही स्ट्राइक को लेकर पूरी रणनीति बना ली गई है बैंक कर्मचारियों की तरफ से। इससे पहले भी बैंक कर्मचारियों ने जोरदार तरीके से विरोध जाहिर किया था, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद मोदी सरकार सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसानों की तरह एक मजबूत आंदोलन लंबे समय तक चलाने का बैंक कर्मचारियों का मुश्किल दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनके अपने काम भी होते हैं और ऐसे में उनके एक साथ आ जाना बड़ा मुश्किल का काम है। और यही फायदा उठाकर कहीं न कहीं सरकार बैंकों के कर्मचारी पर दबाव बना रही है और बैंकों का धड़ल्ले से प्राइवेटाइजेशन कर रही है। आप लोगों की इस पर क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, हमने ये सवाल से जो पूछा, जो हमें जवाब मिला है उससे ये बात तय है कि सपा और आरएलडी की और उनके जो पूरे राजनीतिक दल है जो उनके साथ में गठबंधन है, चाहे महान दल हो या फिर अपना दल या फिर दोस्तों सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, सभी के एक साथ आने के बाद राज्य के अंदर सपा आरएलडी गठबंधन काफी मजबूती से उभर सकता है। 73% लोग मानते हैं कि सपा आरएलडी और अन्य पार्टियों का जो गठबंधन है उसकी सरकार बनेगी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 15% से ज्यादा लोग मानते हैं कि वो अच्छा करने वाली है, जबकि बीजेपी के लिए केवल 5% लोग ऐसा मानते हैं। तो ये जनता डिजिटल मीडिया पर अपने हिसाब से अपनी राय दे रही है। इससे अगर आप लोग इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इससे इतर अगर आप लोगों की कोई और राय हो तो भी लिखकर जरूर बताइएगा। इस बीच आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 80% और 20% की सीधी लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर दोस्तों अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कब इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को जब जनता के बीच ले जाया गया और जनता से पूछा गया क्या ये भड़काऊ बयान है, तो तकरीबन 80% लोगों ने कहा कि बिल्कुल ये भड़काऊ बयान है, इसमें साफ तौर पर भड़काया गया है। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन से लगातार मांग की जा रही है कि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू है, तो कम से कम एमसीसी का इस्तेमाल करके ऐसे नेताओं पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है ये पूरी तरीके से सांप्रदायिक बयान है। एक और जानकारी की माने तो संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कुछ ऐसा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा और पूरी बीजेपी की किरकिरी हो रही है। दरअसल दोस्तों पूरा मामला कुछ इस प्रकार है, जहां पर संबित पात्रा ने 2 तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है कि 2017 से पहले सपा सरकार, 2017 के बाद योगी सरकार, और एक तस्वीर प्राथमिक स्कूलों की दिखाई गई है उत्तर प्रदेश में जो काफी जर्जर हालात में है, काफी खराब स्थिति में है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के दफ्तर की तस्वीरें दिखाई गई है दूसरी तरफ, जिसे लेकर अब लोग निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि जब इस पूरे मामले पर ऑल्ट न्यूज की तरफ से डिटेल से जानकारी इकट्ठा की गई तब पता चला दोस्तों कि संबित पात्रा के द्वारा शेयर की गई तस्वीर 2017 के बाद की है, चाहे वो स्कूल का खस्ता हाल दिखाने का मामला हो या फिर समाजवादी पार्टी की आलोचना करने का मामला हो, यानी अपनी ही सरकार के दौरान जो स्कूल की खस्ता हालत है उसको दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बड़ा विकास कर दिया है। और विकास के लिए जो तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों वो योगी आदित्यनाथ के कार्यालय का किया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि अपने ही जर्जर स्कूल के साथ अपने कार्यालय की तस्वीर साझा करके बीजेपी के लोग इसे शेयर कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की कामयाबी बताते हुए समाजवादी पार्टी की गलती बता रहे हैं, फेलियर बता रहे हैं। इस बीच एक और अपडेट की माने तो धर्म संसद के नाम पर जिस तरीके से भड़काऊ और हिंसात्मक बयानबाजी की गई थी, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड के हरिद्वार में बीते दिसंबर महीने में हुई तथाकथित धर्म संसद के दौरान मुस्लिमों को लेकर दिए गए कथित नफरत भरे भाषण देने के साथ उनके नरसंहार का आह्वान करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई का अनुरोध करते हुए जनहित याचिका दाखिल की गई। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उनकी दलील पर गौर किया कि नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सिब्बल ने कहा कि हरिद्वार में 17 से
से लेकर 19 दिसंबर तक धर्म संसद का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस संबंध में मैंने यह जनहित याचिका दाखिल की है। हम मुश्किल दौर में जी रहे हैं। देश में सत्यमेव जयते का नारा बदल दिया गया है। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने पूछा कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है शायद, तो इस पर सिब्बल ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। ये घटना उत्तराखंड राज्य की है। आपके हस्तक्षेप की जरूरत है ताकि कोई कार्रवाई हो पाए। तो एनवी रमन्ना जो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा कि हम इस पर गौर करेंगे। सिब्बल के द्वारा दायर की गई याचिका में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषणों की एक विशेष जांच दल द्वारा स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई। उत्तराखंड में हरिद्वार में जो बयान दिया गया, जो कट्टरपंथियों के द्वारा धर्म संसद के नाम पर हेट स्पीच दिया गया, खुले तौर पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। और ऐसे में यति नरसिंहानंद से लेकर कई और तथाकथित साधुओं को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला है। किसकी जीत होगी इसको लेकर एबीपी न्यूज का सर्वे बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को 39% वोट मिल सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 37% वोट मिल सकता है। आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13% वोट पड़ सकते हैं और अन्य के पक्ष में 11% वोट पड़ सकते हैं। सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 31 से लेकर 37 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 30 से 36 सीटें, आम आदमी पार्टी को 2 से 4 सीटें मिल सकती है। इसी बीच एक और अपडेट की माने दोस्तों तो सोनू सूद की बहन मालविका सूद ने थामा कांग्रेस पार्टी का हाथ। सीएम चन्नी और सिद्धू की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गई हैं। फिल्म अभिनेता सोनू सूद की बहन कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। सोमवार को पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने सदस्यता दिलाई है। इस दौरान सोनू सूद भी घर पर मौजूद रहे। हालांकि सोनू सूद सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ डाइस पर नहीं गए। पंजाब में अगले महीने 14 फरवरी को चुनाव होने वाला है। एक ही फेज में राज्य में वोटिंग होगी और 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। इसी के साथ में पंजाब के अंदर हिंदू मतदाता किसके सपोर्ट में है दोस्तों, इसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पंजाब के हिंदू वोटर जो है वो आम आदमी पार्टी को 52% सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 27% सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को केवल 10% सपोर्ट कर रहे हैं और अकाली दल को 8% के आसपास सपोर्ट कर रहे हैं। यानी पंजाब के अंदर भी जहां पर हिंदू मतदाता बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को सबसे महत्वपूर्ण विकल्प चुना है, जबकि बीजेपी को लेकर वोट देने के पक्ष में नहीं है। एक और अपडेट की माने तो पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छा चेहरा कौन होगा, इसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो चरणजीत सिंह चन्नी टॉप पर हैं। 35% लोग कहते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री होना चाहिए, बेहतर मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कहने वाले लोगों की संख्या ये है कि 0.78% लोग कहते हैं कि अमरिंदर सिंह अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जबकि सुखबीर बादल को लेकर 9%, भगवत मान को लेकर 30% लोग कहते हैं कि एक अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों जब ये सवाल पूछा गया कि क्या अकाली दल इस बार लड़ाई में दिखाई पड़ती है, तो लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि अकाली दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सीधी लड़ाई है। किसको कितना वोट मिलेगा इस पर तय होगा कि राज्य के अंदर क्या होने वाला है। एक और जानकारी की माने तो राहुल गांधी ने आनन फानन में अपने गोवा के सारे नेताओं को दिल्ली बुलाया है और उन सभी से मुलाकात की जाएगी। दिल्ली में उनसे बैठक के दौरान फैसला लिया जाएगा कि क्या तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन करना एक विकल्प है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने राज्य के अंदर अच्छी खासी पहुंच बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी ने बैठक में टीएमसी के साथ अलायंस को लेकर तैयारी की है। दोस्तों देखते हैं क्या फैसला पार्टी के लोग लेते हैं गोवा के अंदर। एक और अपडेट की माने तो पश्चिम में और कठिन हो सकती है योगी आदित्यनाथ की राह। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को उसके इलाके में घेरने के लिए अब अखिलेश यादव ने तैयारी की है। दरअसल समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार भारतीय जनता पार्टी सहित कई और अन्य दल के नेता भी समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। आने वाले दिनों के अंदर कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसमें मुस्लिम समुदाय के साथ साथ इस समुदाय के लोग भी समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं और पार्टी में शामिल होने को लेकर पार्टी से संपर्क साध रहे हैं। एक और जानकारी की माने तो आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर एक अच्छी मजबूत पार्टी बनकर उभर सकती है। इसको लेकर ये आंकड़े एबीपी न्यूज के सर्वे बताते हैं कि 52 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें नहीं जीत पाएगी। ओपी राजभर ने गिनाया, कहा कहां जीतेगा कमल, इसको लेकर भी मेरे को पूरी जानकारी है। पूर्वांचल में 100 से ज्यादा सीटों पर राजभर वोट बैंक का असर है और इस वोट बैंक के कारण ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने पर सुभाषपा ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी और ऐसा माना जा रहा है कि पूर्वांचल में बीजेपी को बड़ा झटका सुभाषपा पार्टी ही देगी। वहीं दोस्तों डिजिटल प्रचार करने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियों को और मजबूत कर लिया है। कांग्रेस पार्टी ने 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, 3 करोड़ लोगों को जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के बयान को लेकर अब विपक्षी पार्टियों में हलचलें मचा दी है। लल्लू ने कहा कि कोरोना के मद्देनजर रैलियों को निरस्त करने की मांग सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने की थी। लल्लू ने बताया कि हमने 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से 3 करोड़ लोगों को जोड़ने का काम किया है। सदस्यता अभियान में प्रत्येक विधानसभा में 50,000 से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। लल्लू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और यूपी के प्रभारी प्रियंका गांधी ही एकमात्र ऐसी नेत्री है इस कुशासन राज को समाप्त कर सकती है और एक अच्छी सुशासन की सरकार दी जा सकती है। लल्लू ने कहा कि
कांग्रेस पार्टी और यूपी के प्रभारी प्रियंका गांधी ही एकमात्र विकल्प है जो भाजपा की योगी सरकार से लड़ाई लड़ सकती है। एक और अपडेट की माने तो जयंत चौधरी बोले, कहा 2-3 दिन में आ जाएगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर उपचुनाव जीतने पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने आलाकमान से मुलाकात की है। आलाकमान ने इस पूरे मामले पर अपने कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाते हुए कहा है कि आप लोगों ने अच्छा काम किया और इसी तरीके से लगातार जनता से संपर्क साधे रहिए ताकि आने वाले दिनों के अंदर भी कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बनाने की स्थिति में आए, क्योंकि चुनाव इसी साल के अंत में होने वाला है गुजरात और हिमाचल प्रदेश में। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी की और भी सीटें। आश्चर्यजनक रूप से परिणाम चुनाव के सामने आएंगे। कमलनाथ ने यह बयान दिया है। कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश में 95% मतदाता सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो 5 साल पहले मात्र 25% हुआ करते थे, जिनसे बीजेपी के लोग संपर्क साधते थे और उनसे ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करके पार्टी के समर्थन जुटाते थे। वहीं पर दोस्तों मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह बयान इसलिए दिया है क्योंकि राज्य के अंदर उन्होंने करके देखा है कि कैसे सोशल मीडिया मुहिम के कारण भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर तगड़ा झटका लगा था। वहीं पर मंत्री सुरेश खन्ना को समाजवादी पार्टी ने घेरा, कहा श्रेय लेने के लिए कर दिए अधूरे पुल का उद्घाटन। और वहीं दोस्तों गोवा के अंदर प्रमोद सावंत के मंत्री समेत एक विधायक का इस्तीफा। बीजेपी को ये एक और तगड़ा झटका है। इसी के साथ में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को हॉकी स्टिक दिया गया है चुनाव चिन्ह के तौर पर। वहीं आपको बता दें कि बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राज्य के अंदर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सभी क्वारंटीन हो चुके हैं दोस्तों। तो राज्य की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है अब वो भगवान भरोसे ही दिखाई पड़ रही है। और पहले ही बिहार के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बुरी स्थिति में है आप लोग जानते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट में भी ये खुलासा हुआ था कि बिहार के अंदर हेल्थ सर्विसेज काफी ज्यादा बुरी स्थिति में, और ऐसे में मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, दोनों उप मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तीनों के तीनों आइसोलेट हो गए हैं। तो अब सरकार किसके भरोसे चल रही है, देखते हैं कैसे चलती है और किसके भरोसे चलती है, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। वहीं पर त्रिपुरा के अंदर सांप्रदायिक हिंसा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ट्वीट करने वाले पत्रकार को मिली है राहत। त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बारे में ट्वीट करने वाले पत्रकार जो ट्विटर हैंडल से लगातार जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे किस तरीके की स्थिति है, उन सभी के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दायर किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि मीडिया दिखाती नहीं, रैलियों पर लगा बैन। क्या सरकार घबरा गई है? यूपी में रैली बैन पर बोले राम गोपाल यादव, कहा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की रैलियों में जो जन समर्थन आ रहा है उसको दिखाया नहीं जा रहा, चाहे मीडिया हो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, इन सभी जगह पर समाजवादी पार्टी की रैलियां दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही। इसका बड़ा कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी फार्म को ऑक्यूपाई कर रखा है, चाहे डिजिटल मीडिया हो या फिर दोस्तों न्यूज़पेपर में प्रचार का मामला हो या फिर टेलीविजन का मामला हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग छाए हुए हैं और उन्हीं के प्रचार चल रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की रैली में जो जन समर्थन देखने को मिल रहा है ग्राउंड पर, वो अपने आप में अद्भुत है। और राज्य के अंदर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा करने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं पर दोस्तों नागालैंड में अफस्पा कानून हटाने को लेकर 70 किलोमीटर का लंबा पैदल मार्च निकाला गया है। अफस्पा के विरोध में सुरक्षा बलों की गोलीबारी के मामले में मारे गए 14 आम नागरिकों के बाद लगातार ये मांग की जा रही है कि अफस्पा कानून हटाया जाए और इसी के लिए 70 किलोमीटर तक की दौड़ लगाई जा रही है। वहीं दोस्तों नफरत को हराने का सही मौका है चुनाव। वोट की कीमत पहचाने जनता और नफरती तत्वों को आगे बढ़ने से रोके, क्योंकि ये लोग देश का बंटवारा चाहते हैं, देश में हिंसा चाहते हैं, देश का विकास नहीं चाहते और इसीलिए इनके खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन जनता ले सकती है। तो वो चुनाव का टाइम है और वो टाइम आ चुका है और इसीलिए जनता को सही निर्णय लेने की जरूरत है। इसी के साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रियंका गांधी को फोन करके मुख्यमंत्री के तौर पर एक प्रधानमंत्री के सुरक्षा में तथाकथित चूक के मामले को लेकर क्यों रिपोर्टिंग की थी। बीजेपी के लोगों ने यह सवाल खड़ा किया था कि आखिर कौन से पद पर बैठी हुई है संवैधानिक पद पर प्रियंका गांधी, जो उनको मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट की है। हालांकि प्रियंका गांधी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने अपनी पार्टी के मामले को लेकर चन्नी जी से बातचीत की थी, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने उनसे जानकारी मांगी, क्योंकि वो चिंतित थी अगर इस तरीके की सुरक्षा में कोई ब्रीच हुई है, कोई सेंधमारी हुई है। तो इसके साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है। वहीं पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और दोस्तों कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे क्या केजरीवाल? आम आदमी पार्टी बहुमत से सिर्फ एक सीट दूर है। पंजाब के आए सर्वे ने ये जानकारी दी है और इसी के साथ में चुनाव समिति की बैठक में टिकटों को लेकर मंथन लगातार जारी है। दिल्ली में लगेगी प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को विधानसभा चुनाव का पहला चरण है। इससे पहले नामों पर मुहर लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्वतंत्र देव सिंह और कई और नेता मौजूद रहेंगे दिल्ली में, जो अंतिम फैसला लेंगे। तो दोस्तों एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।